अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। जिस तरह से नेपाल में हुआ और जनरेशन जी ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, वो एक तब्दीली ले आए, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? वीडियोस कुछ एक निकल कर आ रही हैं नेपाल से, जहां पर वो कह रहे हैं दे वांट गवर्नमेंट लाइक मोदी। नाउ दिस इज द पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट आई हैव सीन कपल ऑफ वीडियोस। जब तक लोगों को कोई होप रहती है ना कि जी कोई है मसीहा जो निजात का जरिया बन सकता है, जो चेंज कर सकता है सूरत हाल को। एक मैं आपको बात बता दूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। बात इमोशन की नहीं है, बात इमोशन की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि हमारा नेपालियों के साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता आपके और मेरे कहने ना कहने से उस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता, वो है तो है। जहां पर यंगस्टर्स आर टॉकिंग एंड द वुमेन स्पेशली आर सेइंग कि वी वांट अ गवर्नमेंट लाइक मोदी इन नेपाल। जी, सबसे पहली जो मुख्य मांग रखी गई है वो ये है कि साहब कि भारत को हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है, उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। क्या वजह है कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं निकलते? यहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात है, गुर्बत है, हर चीज है, एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, सब कुछ है। क्यों फिर लोग इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं? न बुज़दिल हैं, न बेगैरत हैं, न बेशरम हैं। पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इंटेलेक्चुअली पुअर हैं, चीज़ें उनको समझ नहीं आती, तारीख के अमल को उनसे छुपाया गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है। पशुपतिनाथ है वहां पे, सीता माँ का घर है वहां पे। वी कैनॉट अलाउ नेपाल टू बिकम द प्लेग्राउंड ऑफ द चाइनीज एंड द अमेरिकन्स। देखना आगे आगे होता है क्या। अब यहां पे बड़ी महाशक्तियां हमारे नेबरहुड में लड़ाई करेंगी, बड़ी महाशक्तियां। चाइना कुछ करेगा, अमेरिका कुछ करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस वक्त जितनी भी पार्टी है वहां पे सबके साथ एंगेज करना चाहिए। एक मैं आपको बात बता दूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं। बात इमोशन की नहीं है, बात इमोशन की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि हमारा नेपालियों के साथ रिश्ता है, और वो रिश्ता आपके और मेरे कहने ना कहने से उस रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ता, वो है तो है। ठीक है, जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है, उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। आपको एक बात पता है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज द ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नेपालीज आर्मी, and the chief of army staff of the Nepalese army is the honorary chief of army staff of the Indian army. पशुपतिनाथ है वहां पे, सीता माँ का घर है वहां पे। We cannot allow Nepal to become the playground of the Chinese and the Americans. Nepal is sovereign territory. नेपाल की अपनी संप्रभुता है, और ये भारत की जिम्मेदारी है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया भर को बताए कि नेपाल इज अ सॉवरेन कंट्री। वहां पे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। नेपाल का फ्यूचर वो होगा जो नेपाली लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स इट। नेपाल जहां फौज ने कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया, वहां कोई मॉडल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फौज के जहन में मार्शल लॉ का। वहां पर दर हकीकत 1814 और 1816 के दरमियान में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमला करती है नेपाल को फतह करने के लिए, तो गुरखास लड़ते हैं, कट मरते हैं, और वो दो ढाई साल की लड़ाई है, उसके नतीजे में ब्रिटिश इस चीज़ पे कन्विंस होते हैं कि नेपाली दुनिया के बेहतरीन फाइटर हैं उस खित्ते में। उसके बाद से वो ट्रेडिशन शुरू होता है जहां गुरखा रेजिमेंट्स खड़ी की जाती हैं, और आज तक ब्रिटिश आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है, वो गुरखास को रिक्रूट करती है, उसकी रेजिमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रेडिशन है, अर्ली 19th सेंचुरी का, और वो जो रेमिटेंसेस आती हैं वो नेपाल की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। सो नेपाल इज़ ए क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, independent Nepal. Pakistan is not a creation of any military conflict. Pakistan is a purely पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल प्रोसेस से पाकिस्तान बना है। लेकिन लोगों के जहन में क्या बात बिठा दी गई है कि पाकिस्तान फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है, अगर फ़ौज को कुछ होगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान का क्या होगा, सीरिया बन जाएगा, लेबनान बन जाएगा। ये सब की सब बोगस हैं। मैं खुद भी किसी ज़माने में इस बकवास में बिलीव भी करता रहा हूँ, इसे प्रोपिगेट भी करता रहा हूँ, इसमें टके की जान नहीं है। लेकिन ये वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। न बुज़दिल हैं, न बेगैरत हैं, न बेशरम हैं, पाकिस्तानी कन्फ्यूज्ड हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन
इंटेलेक्शन नहीं है, इंटेलेक्चुअली पुअर हैं, चीज़ें उनको समझ नहीं आती, तारीख़ के अमल को उनसे छुपाया गया है, उनको ब्रेन वॉश किया गया है पाकिस्तान के मुतालिया पाकिस्तान के ज़रिए, PTV के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए, जंग अखबार के ज़रिए, तमाम अखबारात के ज़रिए, उर्दू डाइजेस्ट के ज़रिए, सियारा डाइजेस्ट के ज़रिए, कौमी डाइजेस्ट के ज़रिए, ये सारी, और वो जो जर्नलिस्ट आप देखते हैं TV में सारे के सारे। रियलिटी नंबर 2 क्या है? रियलिटी नंबर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग है और 99% पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल नहीं पता। वो रियलिटी नंबर 2 ये है कि जो हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुखालफत, पाकिस्तान में तो ये बताया गया है कि हमने तो जनाब कांग्रेस और ब्रिटिश से लड़ के पाकिस्तान बनाया। हकीकत ये है कि कांग्रेस तो चाहती थी कि पाकिस्तान बन जाए, और इसको बड़ा इंडिया का, अगर आप डिस्कोर्स पढ़ेंगे किताबों का, चूँकि वहाँ बहुत रिच है ट्रेडिशन लिखने का, तो आपको ये बहुत किताबें मिल जाएंगी इसमें। इनफैक्ट अजय बिसेरिया जो हिंदुस्तान के लास्ट फॉर्मल हाई कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी हुई है उसके अंदर उन्होंने कई किताबों का रेफरेंस इसमें दिया है जिनको आप पढ़ सकते हैं, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये लगता था कि अगर मुस्लिम लीग को और मुसलमानों की पॉलिटिक्स को हमने अलग ना किया, इनको कुछ दे दिला के अलग कर दो, वरना हिंदुस्तान के अंदर वो उस किस्म की हुकूमत कर ही नहीं सकते थे जो कांग्रेस को बगैर चैलेंज के 18 बरस, नेहरू को 17-18 बरस हुकूमत करने का मौका मिला। तो कांग्रेस तो ने कागज पे लिख के साइन करके पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया है। जब आप कागज पे लिख के पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए मानते हैं कि ये रियासत बननी चाहिए, तो उनका कभी भी कोई प्लान, कोई लंबा चौड़ा ऐसा कभी भी नहीं बन सका। इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि कांग्रेस ने, ये इंडियन नेशनल इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कोई प्लान बनाया पाकिस्तान को ख़त्म करने का, अखंड भारत का। ये सारा का सारा बकवास, बोगस बकवास जो है, जो 77 बरस से पाकिस्तान के ज़हनों में ठोसी चली जा रही है, ये वो फ़र्क है जो पाकिस्तान और नेपाल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग, आप में से उनका हाथ जा रहा होगा पिस्टल के लिए, एक को तो मैं पहचानता हूँ, उन्होंने अपना सूडो नेम रखा हुआ है मुल बतूरा साहब। इस मुल बतूरा साहब रिप्रेजेंट करते हैं इस मेंटल स्टेसिस को जो पाकिस्तान की ट्रेजेडी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हिस्ट्री के प्रोसेस को, और अभी आई एम श्योर कि वो लिखेंगे अपने कॉमेंट इसके ऊपर। और जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो इन लोगों को लगता है कि मुझे हिंदुस्तान ने पैसे दे दिए हैं, मैं रॉ का एजेंट बन गया हूँ, किसी और का बन गया हूँ एजेंट। बिकॉज पाकिस्तान में सारी की सारी ब्रेन थिंकिंग को, इस सोच को रोकने के 2 तरीके हैं, या ऐलान कर दें कि इस्लाम के खिलाफ है, या कहें कि यह हिंदुस्तान का एजेंट है, रॉ के साथ मिला हुआ। ये लपटें काठमांडू से 1800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक भी पहुंचेंगी। मेरे पाकिस्तानी, उससे पहले कि मायूसी आपके करीब आने लगे, ये नक्शा देखें। इनकलाब श्रीलंका से शुरू होता है, बांग्लादेश पहुंचता है, बांग्लादेश से नेपाल जाता है, और देख लें कि पाकिस्तान से कितना करीब आप पहुंचा है। सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। आपको सुनने को और देखने को तो ये लगेगा कि जिस तरह किसी और मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इर्द गिर्द के हालात को देखते हैं तो इस खतरे की घंटियां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी बजनी चाहिए। एक पैटर्न है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहां के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इनसे कोई उम्मीद है आप? किनसे? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ऑब्वियसली नॉट। ये एक ट्रेडर है, ताजर है, बिजनेसमैन है। ही इज नॉट एन आइडियोलॉग और फिलोसोफर और विजनरी और वॉरियर, मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा। इनके बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। ये क्यों इंडिया के खिलाफ एक सॉलिड कॉन्फ्रंटेशन लेंगे? 5-6 लाख कुर्बान हुए हैं गज़ा में, यहाँ 50 लाख हुए। आपके ख्याल में अल्लाह इस कुर्बानी को जाया कर देगा? इसलिए कि बिलावल नहीं चाहता और मरियम नहीं चाहती और गंडापुर नहीं चाहता और इसाकदार की मर्जी नहीं है। कायनात के प्लान ऐसे नहीं रुकने वाले, कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा इस कौम के साथ। ये पाकिस्तान को, ये जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कयामत तक इसी तरह ये बिलावल, मरियम और गंडापुर पाकिस्तान को चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल, कितना रियल है जब आप इनकी साइकोलॉजी देखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे ठहरा के पढ़ने का, मैं देखता हूं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसमें टैक्टिकल्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रेटेजिक अपना विजन बना लें तो उस पर चलते रहते हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये पेश कायम है कि आगे इनको, इनकी पेशबंदी किस तरह से करनी है कि दोबारा ना बढ़े, क्योंकि कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाई दे रहे दूसरी साइड से उनकी जानिब से। बिल्कुल ये उसको कंडेम नहीं किया गया, उनको कहा जा रहा है कि राइट मूव था, राइट आफ्टर दिस अटैक। नेपाल जहां की खबरों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों को कर रखा है नढाल। उनको परेशानी यह है कि अगर यही सब कुछ यहां हो गया तो हमने एयरलिफ्ट कैसे होना है, क्योंकि वहां से अब जो वीडियोज आ रही हैं खौफनाक भी हैं।
आप उनको कहिए सबक आमोज भी हैं। अगर किसी ने सबक हासिल करना है, वो अलग बात है कि हमने फैसला कर रखा है कि हमने सबक हासिल नहीं करना बल्कि इबरत का निशान खुद बनना है, तो तब बाज आना है। क्योंकि आज ही जो पाकिस्तान के अंदर चंद टाउट जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप ISPR साहब का नुमाइंदा कह लें, पाकिस्तानी जर्नल्स का माउथ पीस कह लें, वो बजाय खामोश रहने की वो अवाम को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं कि अगर आपने यहां पर नेपाल वाला काम करने की कोशिश की तो हम आपका वो हशर करेंगे, आपने सोचा नहीं। क्या बयानात आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये निजाम अपनी लाइफ गुजार चुका है, ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, बदतरीन इसके रिजल्ट्स हैं और अब ये धीरे धीरे खत्म नहीं होगा। एक अरसा हुआ ये आखिरी हिचकियां लेने लगा था, लेकिन अब ये सिलसिला फास्ट फॉरवर्ड में आप देखेंगे अनकरीब, यानी विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स ये निजाम आपको कलैप्स होता। कलैप्स तो वैसे अब भी हो चुका है, हर चीज चोक हो चुकी है, लेकिन ये बाकायदा इम्प्लोड होता, धड़ाम से गिरता आपको नजर आएगा। मैं इस बात पर कायम हूं, ये बात मैं आज से 4 माह पहले कर चुका हूं और तवातर से इसका तज़किरा भी करता आ रहा हूं। मैं छोटे छोटे इंडिकेटर्स की निशानदेही भी कर रहा हूं और साथ साथ तज्जिया भी करता चला आ रहा हूं। इसके नतीजे में तमाम पुराने मोनोटोनस यबूसत ज़दा चेहरे तब्दील हो जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। यानी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, खामखा की सेंसेशन ना मुझे पसंद है और ना मैंने कभी इसका सहारा लिया है, लेकिन ये कि चेहरे जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं वो हट ही नहीं जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। लेकिन पहले जरा इन्हीं की तरह की जो वहां अशराफिया रंग बिरंगी चड्डियां तक पहनती थी, उनको उसके बाद किस तरह से भागने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन कुछ को मिल गया। जैसे मैंने कहा कि एयरलिफ्ट हो गए। वो अलग बात है कि अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात हुए तो मेरा कभी यकीन है कि जितने एग्रेसिव हमारे लोग हैं वो एयरलिफ्ट नहीं होने देंगे, फिर ये तमाम लोग जेलों के अंदर होंगे। लेकिन नेपाल से जो वीडियोज आ रही हैं उन्होंने एक अजीबी अब सूरत हाल जो है वो दिखाई है। ये जरा पहली वीडियो आपके सामने रखें, ये आखिरी लम्हे की वीडियो है। आखिरी लम्हे, इतना वक्त भी नहीं था कि हेलीकॉप्टर लैंड करवाकर अशराफिया को उस हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाया जा सकता। रस्से के साथ लटके हुए हैं। अगर इनमें से कोई एथलेटिक ना होता या रस्से से लटकने की, या आप कहें कि बाजुओं में इतनी ताकत ना होती, तो ये कहीं दरमियान में ही गिर जाते। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज के असरात होते हैं और खित्ते के असरात भी हम तक पहुंचने वाले हैं। कोई तो वजह है ना कि कंपनी सरकार ने तमाम मीडिया को कहा कि नेपाल के इनकलाब की तुमने खबरें नहीं चलानी, अगर चलानी भी हैं तो बिल्कुल उसको लो टोन में बताओ। ये घबराए बैठे हैं। मैं भी कंपनी के एक चमचे को सुन रहा था, वो कहता है कि देखिए ये जो जेन जी है ना, इसको कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ रखी। इनको क्या पता कि जब भी कहीं इनकलाब आते हैं, गरीब लोग हमेशा अशराफिया के खिलाफ इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब की सारी तारीख देख लें, लुटे पिटे गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वही इनकलाब लेकर आते हैं। और उसके बाद अशराफिया के साथ क्या होता है, बाबा कोटा ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक चीज बताई है जो हमारे जर्नलों को समझनी चाहिए। लिखते हैं नेपाल से ताजा तरीन, जब नेपाली अवाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो गेट पर मौजूद ब्रिगेडियर ने इनसे कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है स्टॉक मार्केट ऊपर और डॉलर नीचे आया है। अगले ही लम्हे हजूम ऊपर और ब्रिगेडियर साहब नीचे थे। हर एक ने दिल खोल कर चपेड़े मुक्के और लातें रसीद की। ब्रिगेडियर साहब कहाँ गए ये तो अभी तक पता नहीं चल सका, अलबत्ता इनकी फटी हुई पतलून जाए वकूआ पर मिली है। अल्लाह रहम फरमाए, खित्ते के हालात बहुत खराब जा रहे हैं। बड़ी निशानियां हैं, क्योंकि हमारे वाले भी कहते थे कि जब से ये हुकूमत आई है ना, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, डॉलर नीचे आई। इनकलाब इस खित्ते में दस्तक दे रहा है। इतनी घुटन है, इतनी घुटन है पाकिस्तान में इस वक्त कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त कोई एक दुश्मन है पूरी कौम का, तो वो सबको मालूम है, वन टू ऑल। कोई एक बंदा भी किसी शक का शिकार नहीं है। सिर्फ वो लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं, मुल्क दुश्मन के साथ, जिन्हें वो नवाज रहा है और जो बिके हुए हैं, बस। उसके अलावा कोई शख्स जो ईमान वाला है या ईमान रखता है या उसमें गैरत है, इखलाकियात हैं, वो इस मुल्क दुश्मन के साथ नहीं खड़ा हो चुका। यानी जो हुज्जत है वो तमाम हो चुकी। देखिए, आज तक तारीख में जितने इनकलाब आए हैं ना, जितने भी इनकलाब आए हैं, उससे पहले एक ना एक हुज्जत तमाम होती है।
पाकिस्तान में ये हुज्जत तमाम 8 फरवरी को हो चुकी है कि जी क्या इमरान खान ने हमेशा ये रास्ता अपनाया जिसकी तरफ आगे ये मुल्क बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुबह भी मैंने ये लपटें काठमांडू से 1800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक भी पहुंचेंगी। मेरे